हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि एलिजाबेथन, प्री एलिजाबेथन और विक्टोरियन जो एज थी, जो विक्टोरियन लिटरेचर है उससे संबंधित है। जो क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनकी वीडियोस में डालता रहता हूँ, तो आप लिटरेचर से रिलेटेड इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हु सक्सीडेड एलिजाबेथ फर्स्ट? एलिजाबेथन फर्स्ट को सक्सीड किसने किया था? तो इसका आंसर है जेम्स फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, हु इश्यूड एन इंटरडिक्ट अगेंस्ट एलिजाबेथ? मीन्स एलिजाबेथन पे पाबंदी या बैन किसने लगाया था? तो ये आंसर था पोप पियूस फिफ्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एलिजाबेथ एंड मैरी फर्स्ट बिलोंग टू व्हाट रॉयल फैमिली? किस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे एलिजाबेथ और मैरी फर्स्ट? तो ये थे ट्यूडोर फैमिली, ट्यूडोर वंश था इनका। ठीक है, ट्यूडोर डायनेस्टी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिलीजन प्लेड ए पिवोटल पार्ट इन एलिजाबेथन लाइफ। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रिलीजन की वजह से ही ऐसा हुआ था। कैथोलिक चर्च के जो पोप थे, इन्होंने इस पे बैन लगाया था एलिजाबेथ पे। इसमें वही दिया हुआ है, रिलीजन प्लेड ए पिवोटल पार्ट इन एलिजाबेथन लाइफ। Protestants, Catholics, Puritans and other religious groups jostled for power, धक्का मुक्की कर रहे थे पावर के लिए, and survival in uncertain times. In 1559, an act of parliament was passed which determined the supreme governor. 1559 में एक एक्ट बना पार्लियामेंट का, all things spiritual, सुप्रीम गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो हु इज इट, मतलब वो जो पार्लियामेंट का एक्ट था वो कौन लेकर आया था, ये पूछा इसने। तो ये था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वर्क डिड एडमंड स्पेंसर? एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन राइटर है और काफी फेमस है। इसकी एक बुक है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। ये बहुत फेमस बुक है, उम्मीद है आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एडमंड स्पेंसर से पहले इनके बारे में बात की जाती है, विलियम शेक्सपियर से पहले इनके बारे में बात की जाती है। एडमंड स्पेंसर की बहुत सारी, इनकी काफ़ी सारी फेमस पोइट्री है जो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ट्यूडोर किंग? फर्स्ट ट्यूडोर किंग कौन था? तो हेनरी सेवंथ था ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एवरीवन इन एलिजाबेथन इंग्लैंड वाज बोर्न इनटू ए सोशल क्लास। Peasants were the unluckiest of the lot. They were denied basic comforts, security and even the chance to dress well. ठीक है फ्रेंड्स, the status of apparel outlined the clothes one could legally wear based on rank. Means rank based status था और इसी हिसाब से इनकी कॉस्ट्यूम्स हुआ करती थी। Which of the following could the poor wear? गरीब लोग क्या पहन सकते थे? वुलन अंडरवियर, ये इनके लिए सोशल स्टेटस था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज एलिजाबेथ्स निकनेम फॉर सर वॉल्टर रेलिग? सर वॉल्टर रेलिग है वो एलिजाबेथन राइटर थे। तो एलिजाबेथ जो क्वीन थी, इन्होंने इसका क्या निकनेम रखा था? तो वाटर कहती थी वो। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज एडमंड स्पेंसर्स पैट्रॉन? एडमंड स्पेंसर का पैट्रॉन कौन था, ये पूछा है। तो अर्ल ऑफ लाइसेस्टर इसका पैट्रॉन था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज फेवरेट इंटरटेनमेंट इन एलिजाबेथ कोर्ट? एलिजाबेथ कोर्ट में फेवरेट इंटरटेनमेंट क्या था? तो ये थी जोस्टिंग। जोस्टिंग इज ए मार्शल गेम और हॉस्टिल्यूड बिटवीन टू हॉर्स राइडर्स वेल्डिंग लेंसेस विद ब्लंटेड टिप्स ऑफन एज पार्ट ऑफ टूर्नामेंट। और ये जोस्टिंग था ना, ये एक प्रकार का मार्शल गेम था जिसपे दो घोड़े हुआ करते थे और आपस में खींचातानी हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द कॉम्प्लेक्स रैंकिंग सिस्टम दैट एलिजाबेथन्स बिलीव्ड ऑर्डर्ड
एवरी सिंगल थिंग इन द यूनिवर्स वाज नोन एज द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। ठीक है, और यही कंसेप्ट हमें मिलती है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिजाबेथ नोन एज। तो ये 4 ट्रेड्स दे रखे हैं, फीचर्स दे रखी है एलिजाबेथ महारानी की, क्वीन की। हमें ये बता रखी है इसलिए। स्टिंगी मीन्स वो लिबरल नहीं थी, यहाँ दे रखा है नॉट जेनिरियस और लिबरल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ए पोएम विच डील्स इन एन आइडियलाइज्ड वे विद शेफर्ड्स एंड रस्टिक लाइफ इन एन अननोन इज नोन एज। मीन्स ए पोएम है ना वो जो आइडियलाइज्ड हो, शेफर्ड्स और रस्टिक लाइफ हो, तो वो पास्टोरल पोएम होती है। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट विच इंग्लिश किंग हैड सेवरल ऑफ हिज वाइफ्स किल्ड। सेवरल ऑफ हिज वाइफ्स किल्ड, ध्यान रखना इस बात का। ऑब्सेसिव केस्ट ऑफ ए मेल हेयर, इसका भी ध्यान रखना। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी ऐसा होता था। हेनरी एट्थ नाम का एक किंग था जिसने सेवरल ऑफ हिज वाइफ्स को किल्ड किया था फॉर ए मेल हेयर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। एलिजाबेथन्स हैड मेनी occupational choices. One could become an apothecary, clerk, physician, or even a court jester. But most people were very poor. In order to survive, what illegal activity did a large number of citizens pursue? और ये बात हो रही है एलिजाबेथन्स की। तो उस जमाने में फ्रेंड्स वो बेगिंग किया करते थे। मोस्ट पीपल वर वेरी पुअर, और ये ही रीजन था कि ये करते थे। ठीक है, बेगिंग। द टर्म फॉर द रिएक्शन अगेंस्ट करप्शन इन द कैथोलिक चर्च वाज नोन एज। कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जो एक कैथोलिक चर्च में करप्शन था, तो उसके अगेंस्ट में एक लो या कह लो यहाँ पे एक रिफॉर्म हुआ, उसको क्या नाम दिया गया था, तो उसको तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द फाइन आर्ट्स फ्लोरिस्ड in Elizabethan England, William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, some of more famous playwrights and poets of this time. Drama, music, songs, and art were popular with the noblemen and commoners alike. Exploring certain topics, however, was considered taboo in any art form. What was a strictly forbidden subject? कौन सा सब्जेक्ट था जिसपे मनाही थी कि कोई भी कुछ लिख नहीं सकता था? तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ द क्वीन। जाहिर सी बात है, कोई राजा अपनी क्रिटिसिज्म क्यों करवाएगा। नेक्स्ट, एलिजाबेथन इंग्लैंड वाज लार्जली रूरल with the majority of its population living in the verdant countryside. Towns and cities were growing, and the most prominent of all was London. While Londoners were considered wealthy and arrogant, the city was begrimed, filthy, and infested with vermin. Where did people primarily dispose of their trash and wastes? मतलब जो लोग थे ना सिटी में, वो समझते तो अपने आप को एरोगेंट थे, वेल्थी थे, लेकिन उनका जो रहन सहन था वो इस प्रकार का था कि जो अपने वेस्टेज था ना उसको डिस्पोज ऑफ वो स्ट्रीट्स में किया करते थे, मतलब गलियों में कूड़े के ढेर लगा देते थे वो। क्राइम वाज अर्डेंटली फॉलोड बाय पनिशमेंट, ये तो जाहिर सी बात है। एलिजाबेथन्स हैड डिवाइज्ड वेरियस वेज टू फाइन, ह्यूमिलिएट, टॉर्चर एंड किल ऑफेंडर्स, ये भी होता है अभी भी सही। तो विच क्राइम वाज पनिशेबल बाय डेथ, ये पूछा है कि डेथ किस क्राइम को करने के बाद दी जाती थी। तो ये है स्टीलिंग ए हॉर्स, कौन से टाइम में? एलिजाबेथन टाइम में, एलिजाबेथन पीरियड में। व्हाट इज द नेम ऑफ ए शिफ्ट इन टोन और मीनिंग ऑफ ए सोनेट। तो सोनेट होता है ना, उसमें कोई टोन चेंज हो जाए, मीनिंग चेंज हो जाए। वैसे तो ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है, वो तो क्या स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, या अपने क्वार्टरन होते हैं, वो भी स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। अगर टोन चेंज हो जाए ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाए, थीम चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं वोल्टा। इन ए सोनेट द वोल्टा इज द टर्न ऑफ थॉट और आर्ग्यूमेंट। अब समझ में आ गई? ठीक है फ्रेंड्स। इन पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट्स इट अकर्स बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट, क्योंकि सेस्टेट और ऑक्टेव के बीच में ही थॉट चेंज होती है। एंड इन शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट द फाइनल कैलकुलेटिंग कपलेट।
शेक्सपियरियन और जो स्पेंसरियन सोनेट होता है या इंग्लिश सोनेट होता है उनमें हम देखते हैं कि कंक्लूडिंग कपलेट होता है। पेट्रार्कन सोनेट और मिल्टोनिक और इटालियन सोनेट है उनमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन मीन्स 2 क्वार्टरन एंड लास्ट 6 लाइन मीन्स 2 ट्रिपलेट। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के दौरान कौन सा इनमें से एक्ट पास नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स ये एक ही था उस जमाने में, सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स बनाया गया था। कस्टडी एक्ट था वो भी बना गया था। मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स बना था, लेकिन ये नहीं बना था। इसका मतलब होता है महिला मताधिकार। वुमेन्स सफरेज एक्ट ये नहीं बना था। नेक्स्ट व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन विक्टोरियन पोइट्स एंड द रोमांटिक्स। तो विक्टोरियन पोइट्स तो अपने पूर्वज समझते थे इनको, रोमांटिक्स को। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है द विक्टोरियंस वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमांटिक्स। इनसे प्रेरित हुए थे, प्रभावित हुए थे। एंड एक्सपीरियंस्ड ए सेंस ऑफ बिलेटेडनेस मीन्स कि वो एक एक्सपीरियंस ले रहे थे कि हम लेट हो गए, रोमांटिक्स के साथ हमने विक्टोरियन पोइट्री की कंपोजिशन करनी थी, विक्टोरियन लिटरेचर की कंपोजिशन करनी थी, लेकिन ऐसा वो होता नहीं ना। फॉर व्हाट डू मैथ्यू आर्नोल्ड्स मोरल इन्वेस्टमेंट इन नॉन फिक्शन एंड वॉल्टर पीटर्स एस्थेटिक इन्वेस्टमेंट। नॉन फिक्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड की जो लिटरेचर डोगमा वगैरह है इनकी बुक्स है, और वॉल्टर पीटर की जो एस्थेटिक इन्वेस्टमेंट है टुगेदर पेव द वे किस प्रकार का रास्ता बनाते हैं इन दोनों की कंपोजिशन से, ये पूछा फ्रेंड्स। तो मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इन्होंने सरवाइव किया, इन्होंने नया जीवन दिया मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ एरोरा लीफ का ऑथर कौन है। तो ये है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के बारे में खास बात है कि एक पोइट था जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स बहुत लिखा करता था, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो इसके साथ भाग की शादी करता है। ये एक फेमस जानी मानी पोइटेस थी और इसकी वजह से वो फेमस हो गया और उसकी भी पोइट्री चल पड़ी। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इसकी एक पोइम है, बहुत खूबसूरत पोइम है, अरोरा लीफ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये फेमस बहुत है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है ना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे ना, जो इर्द गिर्द रहते थे, उनका ही द्वारा शुरू किया गया था। व्हाट इज कॉमन अमंग कार्डिलियन न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टैनली। ये सारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर्स थे। दे वर ऑल एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट डज द फ्रेज व्हाइट मैन्स बर्डन कॉइन्ड बाय किपलिंग रेफर टू। अब ये क्या था, अंग्रेज क्या समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में सभ्यता फैलाने की। द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग सिविलाइजेशन एंड क्रिश्चियनिटी टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका ये मीनिंग है। तो व्हाइट मैन बर्डन है मतलब हमारी जिम्मेदारी है। और ये जो टर्म है ना, ये फ्रेज, ये रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम वेयर मैथ्यू आर्नोल्ड टुक द स्टोरी ऑफ सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम नाम की जो बुक है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है, वो लिखी है शाहनामा पे, और शाहनामा फिरदौसी का लिखा हुआ है, और ये इंडियन हिस्ट्री में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंटरबरी टेल्स ट्रू। कैंटरबरी टेल्स के बारे में कौन सी कहानी, कौन सी बात सही है। तो ये बात सही है फ्रेंड्स। द जनरल प्रोलॉग इज अपेंडेड टू द कैंटरबरी टेल्स। वाइफ ऑफ बोथ क्लार्क, सर गोविन एंड द फ्रैंकलिन आर कैरेक्टर्स एंड टेल टेलर्स इन दिस। ये कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन सभी ने कहानियां नहीं बताई ना हमें। टेल टेलर्स ऑफ दिस वर्क सारे नहीं है ना। इन ऑल चौसर टेल्स 30 टेल्स इन हिज वर्क, ये भी सही नहीं क्योंकि 30 पूरी नहीं उसकी स्टोरीज। द कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ ऑथर्स डेथ, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी डेथ नहीं, डेथ से पहले उसने अनफिनिश्ड छोड़ दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड्स ड्रामा वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ये एक ड्रामा का नाम है, वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस अपीयर्ड इन। पूछा है कि कब पब्लिश हुआ था, तो 1893 में। और आपने ऑस्कर वाइल्ड का नाम सुना है, ऑस्कर वाइल्ड का फेमस प्ले है ये वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। ये मॉडर्न प्ले है, पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन इज गास्केल्स फर्स्ट नावल। एलिजाबेथ गास्केल बहुत फेमस
नॉवेलिस्ट था और उसका पहला नॉवल था मेरी बॉर्टन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन राइटर्स रेगुलरली पब्लिश्ड देयर वर्क इन पीरियोडिकल्स हैं। अब विक्टोरियन राइटर्स की फ्रेंड्स क्या थी हैबिट है कि इनको पहले ना पका पकाया मिल गया, प्री प्लान मिल गया सब। एलिजाबेथन एज में पीरियोडिकल्स जमा दी थी लोगों ने और इनको वो मिल गई, तो इन लोगों ने ना लिखना शुरू कर दिया। और ये सारे थे थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड और चार्ल्स डिकिंस। ये सारे लोग रेगुलर पीरियोडिकल्स लिखते थे, मैगजीन्स लिखते थे। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द जनरल फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन लिटरेचर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा के लास्ट डिकेड में क्या हुआ था? तो आपने अगर पीटर वॉल्टर को पढ़ा है या आपने मैथ्यू आर्नोल्ड को पढ़ा है तो ये सारे उस लास्ट डिकेड में आते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है? मेलनकली लिख रखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने, खूब लिखी है। एस्थेटिज्म भी उसने लिख रखा है, इसने वॉल्टर ने। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, विच कंटेम्परेरी डिस्कशन ऑन वुमेन्स राइट डिड टेनिसन इज प्रिंसेस एड्रेस। अगर आपने प्रिंसेस की द प्रिंसेस एड्रेस बुक नहीं पढ़ी है ना, टेनिसन की लॉन्ग पोइम है, तो पढ़ना फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार लिखा है इसने। वुमेन इज फॉर हाउस, मैन इज फॉर फार्म, जो लाइन उसने ना वो इसी में है। और यहीं से ये लाइन कोट की हुई है, द नीड टू इनलार्ज इम्प्रूव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन रिजल्टिंग इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज इन लंदन। ये बड़ी फेमस इवेंट हुई थी इसकी वजह से, इसमें इसकी डिस्कशन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मिड विक्टोरियन पीरियड्स कंटेनमेंट, उसकी सेटिस्फेक्शन थी विद द बोरगोइंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बढ़ती हुई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड डिक्रीज्ड रेस्टिवनेस ओवर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो एंथोनी ट्रोलेप थे, ये ट्रोलेप एंथोनी जो रिप्रेजेंट करते हैं मिड विक्टोरियन पीरियड को और संतोष, अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर करते हैं बढ़ती इकोनॉमी और ये जो सोशल पॉलिटिकल चेंज है ना, इसके ऊपर जो इसकी गति जो धीमी होना, रेस्टिवनेस मीन्स धीमी होना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट विक्टोरियन नॉवेल्स हैं। जो ज़्यादातर मोस्टली विक्टोरियन नॉवेल्स थे उनकी सब्जेक्ट मैटर क्या थी? तो वो रियलिस्टिक व्यू में लिखते थे, सोशल वर्ल्ड उनका रियलिस्टिक था। अगर आपने थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकिंस को पढ़ा है ना, तो उनके जो नॉवेल्स है ना वो सोशल वर्ल्ड और रियलिस्टिक में ही है सारे। उनके जो नॉवेल्स है वो यहीं पे कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, द अटेम्प्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट टू डिफाइन हिज और हर प्लेस इन सोसाइटी। अब अगर आपने थॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकिंस को पढ़ा है तो इनके जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं, मतलब जिनके हीरो हैं, जो नायक हैं, वो चाहे किसी भी फेट या किसी भी के साथ स्ट्रगल करते हैं, डेस्टिनी के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो प्लेस को डिफाइन कर देते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपने टेस्ट ऑफ डी अर्बर वैलीज पढ़ा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ा है, हार्ड टाइम्स पढ़ा है, तो आप जरूर समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉन्ग ऑफ लोटस इज ए पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लोटस के बारे में एक काफ़ी फेमस पोएम है और उसमें आता है लोटस ईटर्स का भी जिक्र आता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यूलिसिस की पोएम है ये, यूलिसिस इसकी थीम है, यूलिसिस हीरो जो किंग ऑफ इथाका का, पढ़नी चाहिए आपको। नेक्स्ट, द बेसिक थीम ऑफ आर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा थियोलॉजी, मीन्स ये इन्होंने धर्म के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर लिखा था। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज की इस वीडियो के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।